हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एलडीसी जेईडब्ल्यूएम के लिए सीएनडब्ल्यू पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोमांचक यह वीडियो होने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, मैं इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के पहले इसका वीडियो बना दिया गया है। हम 25 नंबर से फिर भी हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गार्ड के एसएलआर में गार्ड इमरजेंसी बल्ब में डैश एमएम के होते हैं। मतलब कि इमरजेंसी बल्ब जो है कितना एमएम का होता है गार्ड के एसएलआर में, ठीक है। तो ये जो हो जाता है 8 एमएम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये गुड्स यानी गुड्स और ये जो है आईसीएफ मतलब कि आईसीएफ जो है एमएम का होता है, ठीक है, में का। वहीं अगर एक का बात किया था एल एच का, तो ये हो जाता 19 mm, याद रखिएगा, ठीक है, 19 mm। लेकिन यहाँ पर गार्ड के एसएलआर में गार्ड इमरजेंसी अलार्म बल्ब के बारे में ये कह रहा है, तो इसमें जो है 8 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर में क्या कह रहा है कि बॉक्सन बैगन में डैश टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए जाते हैं, ठीक है। किस टाइप के बॉक्सन बैगन में ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं, तो इसमें जो दिया हुआ है एल टाइप का, ठीक है। एल टाइप और के टाइप दोनों प्रयोग किए जा रहे हैं आजकल, अधिकांशतः के टाइप ही प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से एल टाइप होगा, ठीक है। एल टाइप इसका जो है मतलब घर्षण जो है कितने घर्षण हो जाए घिस जाएगा, यानी अर्थात कितने शेष रह जाएगा, तो इसको बदला जाता है। इसको मैंने अगले वीडियो में मैंने बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। एल टाइप का जो होता है 10 mm, अर्थात यह 10 mm अगर शेष बच जाए तो इसको हम बदल देते हैं। और के टाइप का होता है 12 mm, ठीक है। 12 शेष बच जाता है, रह जाए तो इसको हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में चलिए। बीसीएन एचएल बैगन में डैश टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है के टाइप या एल टाइप, ज्यादा करके हम लोग के टाइप का ही प्रयोग कर रहे हैं, जो कि दिया हुआ है के टाइप, जो ऊपर हमने बता भी दिए हैं कि आपको के टाइप के 12 mm घिसने के बाद बदल देते हैं और एल टाइप को 10 mm बदल देते हैं 10 mm पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि बीसीएन एचएल बैगन में डैश टन भारा जाता है। डैश टन माल मतलब कितना टन माल भारा जाता है, ठीक है। तो ये जो है 71 टन जो है माल भारा जाता है, क्या चीज में, बीसीएन एचएल में, ठीक है, बीसीएन एचएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहे हैं, तो बक्स M1 वैगन में डैश टन माल भरा जाता है। इसमें कितना भरा जाता है, तो 71 टन, याद रखिएगा। बीसीएन में भी 71 टन और बक्सन M1 बैगन में भी 71 टन, ठीक है। और 30 नंबर में क्या कह रहा है कि कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड द्वारा डैश किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी प्रेशर गार्ड वन वाल्व से कम किया जाता है। कह रहा है कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड के द्वारा कितना प्रेशर को है कम किया जाता है, तो ये हो जाता है 1 kg प्रति वर्ग सेमी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय ड्राइवर द्वारा कितना किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी प्रेशर इंजन से कम किया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि इंजन से जो है कितना कम किया जाता है, तो इंजन से 5 kg जो है कम किया जाता है, ठीक है। कितना कम किया जाता है, 5 kg, ठीक है। और उस ऊपर में था गार्ड के द्वारा 1 kg। देखिए 32 में क्या कह रहा है कि इंजन द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक वैन में डैश किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी उपलब्ध कराया जाता है। देखिए इंजन द्वारा गार्ड इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक वैन में डैश किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी उपलब्ध कराया जाता है। तो इंजन द्वारा जब इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो गार्ड वैन में प्रेशर उपलब्ध जो है एकदम शून्य हो जाता है, उस वक्त गार्ड में जो है प्रेशर शून्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक इंजन टेस्टिंग के समय डैश mm लीक टेस्ट प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो लीक टेस्ट प्लेट का प्रयोग किया जाता है 7.5 mm लीक मतलब कि प्लेट का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर में देखिए, एयर ब्रेक इंजन टेस्टिंग के समय 60 सेकंड में इंजन ब्रेक पाइप गेज में डैश किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी प्रेशर कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए 60 सेकंड में, तो ये होता है 1 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक में प्रारंभिक स्टेशन से डैश प्रतिशत मतलब कितना ब्रेक पावर चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि
ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मतलब कि एक ये जो है कोचिंग स्टॉक की बात कर रहा है, तो कोचिंग स्टॉक हो या गुड्स हो, जब ओरिजिनेटिंग स्टेशन होगा, ओरिजिनेटिंग स्टेशन मतलब कि स्टेशन पर प्रारंभ जब गाड़ी वहां से खुलती है तो उस वक्त ब्रेक पावर जो है 100% होता है, याद रखिएगा। और कोचिंग स्टॉक में मध्यवर्ती मतलब कि इंटरमीडिएट स्टेशन से कितना प्रतिशत ब्रेक पावर होना चाहिए, इंटरमीडिएट या इन रूट भी कहीं कहीं लिखता है कि इन रूट में कितना ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 90%। और प्रारंभिक स्टेशन पर मतलब कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो है 100%, और इन रूट या मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट स्टेशन में पूछे तो 90% हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक में फ्लैट टायर की डैश mm अनुमेय है। तो कोचिंग स्टॉक में या इंजन का भी इसका फ्लैट टायर की जो है अनुमति जो है 50 mm ही है। फ्लैट टायर होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि यह जो है चक्का के एक यहाँ पर जो एक कर्व जो कोर जो उसका बना होता है उसको हम लोग फ्लैंज कहते हैं। तो यहाँ का जो गड्ढा जो है 50 mm जो हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग फ्लैट टायर कहते हैं। जब इसकी जो है ऊंचाई जो है बढ़ जाता है, तो जो लाइन पर जब चलता है तो लाइन जो रेलवे ट्रैक जो है जो नोट बोल्ट के सहारे जो कसा रहता है उसको काटना चालू कर देता है, या नीचे जो है पत्थर के रोड़ा जो है गिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं उस पर जो चढ़ने लगता है और ग्राम ग्राम की आवाज आने लगती है, ठीक है। इसलिए फ्लैट टायर जो है अधिक होने पर चक्का को हम लोग बदल देते हैं, इसी को हम फ्लैट टायर कहते हैं। और फ्लैट टायर जो है कोचिंग स्टॉक में 50 mm तक ही अनुमति है, और इंजन में भी 50 ही होता है। वहीं अगर वैगन पूछे मालगाड़ी वैगन में तो यह 60 mm हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोचिंग में 50 और वैगन में 60 mm तक मतलब की अनुमति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए वही दिया है कि गुड्स स्टॉक में फ्लैट टायर की डैश mm अनुमेय है। तो 60 mm गुड्स में मतलब कि मालगाड़ी में अनुमेय है, ठीक है। 39 में क्या कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा से अधिक होने पर गाड़ी का संचालन की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जब फ्लैट टायर हो जाएगा, कह रहा है कि जब फ्लैट टायर हो जाएगा तो उस वक्त जो है कोचिंग स्टॉक के मतलब कोच का कितना मतलब कि गति जो है अनुमति है, कितना गति से हम लोग चला सकते हैं उसको, तो ये है 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग चलाएंगे, उससे ज़्यादा चलाने की अनुमति नहीं है। और गुड्स में भी उतना ही होता है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि गुड स्टॉक मतलब कि मालगाड़ी में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा से अधिक होने पर गाड़ी का संचालन की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो ये भी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि क्लोज सर्किट रेक की वैधता ए श्रेणी मतलब कि ए ग्रेड परीक्षण स्थान से डैश किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर होती है। मतलब कि जब क्लोज सर्किट रेक जो है ए श्रेणी का जब होगा तो परीक्षण स्थान से जहां से मतलब टेस्ट किया गया है वहां से कितना दूर तक अगर चली जाए तो उसका परीक्षण टेस्ट जो होगा, परीक्षण टेस्ट का मतलब ये हो गया चाहे वो ब्रेक का परीक्षण टेस्ट किया गया हो, लीकेज का जितने भी जो भी टेस्ट किया गया हो वहां से कितना किलोमीटर तक जाएगा, तो उसका जो है सर्टिफिकेट जो दिया जाता है बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट या कोई भी जो भी है उसका परीक्षण जो स्थान से कितना किलोमीटर तक जाएगा तो उसको जो है मान्य होगा, उसके बाद अमान्य हो जाएगा, तो वो है 75 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा कितना, 75 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि क्लोज सर्किट रेटिंग की वैधता ए श्रेणी मतलब कि ए कैटेगरी परीक्षण स्थान से डैश दिन, देखिए कितना दिन तक, तो यहाँ है 35 दिन तक और यह है 75-100 किलोमीटर, अर्थात क्लोज सर्किट रेट या तो किलोमीटर के हिसाब से 75-100 किलोमीटर होना चाहिए, या दिन पर अगर करें तो 35 दिन तक ही उस ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का प्रयोग ए कैटेगरी वाले का मान्य होता है। वहीं बी कैटेगरी वाले का अगर पूछे तो 30 दिन और किलोमीटर पूछे तो 6000 होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोज सर्किट रेट की वैधता ब श्रेणी मतलब बी ग्रेड के परीक्षण स्थान से कितना दिन तक होना होता है, तो 30 दिन तक होता है, ठीक है। कितना दिन तक, 30 दिन तक होता है। और किलोमीटर के हिसाब से पूछे परीक्षण स्थान से तो 6000 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा ए श्रेणी का 7500 किलोमीटर या 35 दिन, बी श्रेणी का 30 दिन या 6000 किलोमीटर। इसको कॉपी में नोट करके तो याद कीजिएगा, नोट्स बना करके, तो ज्यादा आपको फायदा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर पहुंचे हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि क्लोज सर्किट रेट के प्रारंभिक स्टेशन से डैश ब्रेक पावर प्रतिशत होता है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्टेशन मैंने ऊपर भी बताया था, प्रारंभिक स्टेशन से चाहे वो कोचिंग हो, क्लोज सर्किट रेक हो या गुड्स हो या कोच हो, उसका प्रारंभिक स्टेशन मतलब कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से उसका ब्रेक पावर जो है 100% ही होता है, ठीक है। और
क्लोज सर्किट रेक के मध्यवर्ती इंटरमीडिएट मतलब स्टेशन से डैश ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है, तो इसका 90%, मतलब कि इंटरमीडिएट कोचिंग में भी और गुड्स में भी, क्लोज सर्किट रेक में भी मध्यवर्ती में 90% और प्रारंभिक स्टेशन अर्थात ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर अगर पूछता है तो 100% होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम रेक की वैधता डैश दिन तक एमपीटी में होता है। एमपीटी मतलब कि खाली स्थिति में प्रीमियम रेक की वैधता कितनी होती है, तो 12 दिन होता है, याद रखिएगा। अब प्रीमियम रेक की वैधता डैश दिन से अधिक लोडेड कंडीशन में, मतलब लोडेड कंडीशन में जो है कितना दिन अधिक मतलब होता है, तो 3 दिन और अधिक तक लोडेड कंडीशन में दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि प्रीमियम रेक का प्रारंभिक स्टेशन से डैश ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया प्रीमियम रेक, उसमें पहले वाला में क्या था, क्लोज सर्किट रेक। ठीक है, तो उसमें 100 था और इसमें प्रीमियम रेक में 95% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर होना चाहिए। ठीक है, और प्रीमियम रेक का मध्यवर्ती स्टेशन से 75% ब्रेक पावर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या था क्लोज सर्किट में कि प्रारंभिक स्टेशन यानी ओरिजिनेटिंग स्टेशन से 100%, मध्यवर्ती में 90%, और प्रीमियम रेक में याद रखिएगा मध्य स्टेशन पर यानी प्रारंभिक स्टेशन पर आपको 90% और मध्यवर्ती में 75%। ठीक है, ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए। इसको कॉपी में लिख करके याद करें तो अच्छा रहेगा। देखिए 51 नंबर में क्या कह रहा है, 51 नंबर में कि वैक्यूम ब्रेक गाड़ी का छोर से छोर तक परीक्षण के बाद प्रारंभिक स्टेशन से डैश ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है, तो ये है 85% दिया जाता है। किसमें, वैक्यूम ब्रेक गाड़ी के छोर से छोर तक में। ठीक है, 85% याद रखिएगा। और वैक्यूम जो है देखा, वैक्यूम ब्रेक गाड़ी 52 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में क्या कह रहा है कि वैक्यूम ब्रेक गाड़ी का छोर से छोर में परीक्षण के बाद मध्यवर्ती स्टेशन पर कितना होना चाहिए, तो 75%। याद रखिएगा, इसमें 75% मध्यवर्ती में और प्रीमियम में भी 75% और क्लोज सर्किट में मध्यवर्ती में कितना है, 90%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक गाड़ी छोर से छोर तक परीक्षण के बाद प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर कितना होना चाहिए। कौन सा गाड़ी है यहाँ पर, एयर ब्रेक गाड़ी, इसका नाम है एयर ब्रेक गाड़ी छोर से छोर तक वाला में प्रारंभिक स्टेशन से जो है 90% होना चाहिए। ठीक है, और एयर ब्रेक गाड़ी छोर से छोर तक परीक्षण टेस्ट के बाद स्टेशन से डैश ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए, तो यह है 75%। ठीक है, सबको कॉपी में वीडियो को रोक रोक करके याद कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए 55 नंबर में क्या कह रहा है, 55 नंबर में कि बीएलसी रेक का प्रारंभिक स्टेशन से डैश ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है। बीएलसी मतलब कि बोगी लो कंटेनर, इसका फुल फॉर्म होता है। रेक का प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है, तो ये भी 100% होता है। ठीक है, और बीएलसी का मध्यवर्ती मतलब कि स्टेशन पर, इंटरमीडिएट स्टेशन पर 90% होता है। ठीक है, और बीएलसी रेक की वैधता डैश किलोमीटर तक होती है। बीएलसी की वैधता यानी परीक्षण स्थान से वैधता कितना किलोमीटर अगर चल जाए तो उसका जो भी सर्टिफिकेट मिला है लीकेज का या ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, वो 6000 किलोमीटर तक होता है, उसकी वैधता वहां तक मान्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि बीएलसी रेक की वैधता डैश दिन तक होती है। बीएलसी की वैधता दिन में कह रहा है, तो दिन में जो है कितना दिन तक होता है, तो 30 दिन तक, और किलोमीटर का है तो 6000। याद रखिएगा, किलोमीटर 6000। ऊपर भी हम लोग अभी पढ़े हैं कि ए श्रेणी का 75 100 किलोमीटर या 35 दिन, और बी श्रेणी का 6000 किलोमीटर या 30 दिन, और बीएलसी का जो होता है 6000 किलोमीटर या 30 दिन। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कर रहा है कि बीएलसी रेक में कंटेनर को लॉक करने के लिए कौन सा मतलब लॉक लगाया गया है, तो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो सीबीसी सेंटर बफर कपलर में फिट रहता है, जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ठीक है, उसमें सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, सेंटर बफर कपलर का जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि बीएलसी के रेक में डैश यूनिट होता है। देखिए यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, कितना यूनिट होता है। ठीक है, हम आपको समझा दें कि एक यूनिट में जो है 5 जो है गाड़ी होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी एक यूनिट में बीएलसी में 5 गाड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों फर्स्ट वाले को ए कार के नाम से जाने जाते हैं, और बीच में जो 3 गो बच गया इसको बी कार के नाम से जाने जाते हैं। तो एक यूनिट में 5 कार होता है। कितने होते हैं, 5। तो एक यूनिट में 5, तो इसमें कह रहा है कि कितने यूनिट होते हैं, तो ये कह रहा है 9। मतलब कि एक बीएलसी टोटल रेक में, एक रेक में 9 यूनिट होते हैं। मतलब कि कितने कार हो जाएंगे, 9 पचे 45
45 कार मतलब की गाड़ी होगा टोटल। यूनिट में पूछे तो 9 और अगर कार अगर पूछे तो 45। ठीक है। और ज्यादा करके ये क्वेश्चन पूछता है कि एक यूनिट में कितने कोच कर रहे हैं, कितने कार होते हैं यानी गाड़ी होते हैं, तो 5 होते हैं। दोनों फर्स्ट वाले को ए कार के नाम से जाने जाते हैं और बच गया बीच में 3 को, उसको बी कार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अर्थात ए कार जो है 2 होता है और बी कार 3 होता है। ठीक है। कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिलेनियम रेक की वैधता 10 किलोमीटर तक होते। देखा आ गया मिलेनियर रेक, उधर क्या था क्लोज सर्किट रेक, प्रीमियम रेक, बीएलसी, अब ये आ गया मिलेनियर। सबको कॉपी में नोट करके लिखिए, तब देखिए कैसे याद होता है। तो इसका जो है 4500 किलोमीटर तक इसकी वैधता होता है। ठीक है। और कितना दिन में अगर पूछे मिलेनियम रेक की वैधता कितना दिन तक होता है, दिन तक, तो ये हो जाएगा 10 दिन तक, जबकि उस सबका क्या था 30 दिन और 35 दिन था। क्लोज सर्किट रेट का जो है ए श्रेणी का 30 और बी श्रेणी का, ए श्रेणी का 35 और बी श्रेणी का 30 था। और मिलेनियर में देखिए यहाँ पर 45 और 10 आ गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दें और अच्छा से अच्छा तैयारी करें, यहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। जितने भी पीडीएफ जो एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए या हेल्पर से जो टेक्नीशियन में जो जाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे पीडीएफ को यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए। उसमें सभी प्रकार के जो है आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, आईसीएफ, एलएचबी, डेमो, मेमो, वैगन जो भी है, आईटीआई से मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, बेल्डर, सभी का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त करके आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा के टाइम गेस्ट क्वेश्चन भी आप लोग को दिया जाएगा, क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा, जिससे कि अच्छा से अच्छा आप लोग को तैयारी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करें, कोचिंग स्टॉक में। देखिए अब कोचिंग का क्वेश्चन चालू हो गया है। ठीक है। सिंह ब्लू का मतलब होता है कैरेज एंड वैगन, तो ऊपर जो है हम लोग वैगन का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब कोचिंग का मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे। कोचिंग स्टॉक में एयर प्रेशर की लीकेज रेट 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी प्रति मिनट तक अनुमेय है। मतलब कि कोचिंग स्टॉक में कितना लीकेज जो है अनुमति है, तो ये है 0.2 kg पर सीएम स्क्वायर। ठीक है। इतना जो है इसमें लीकेज रेट अनुमति है, मतलब कि इससे ज्यादा 1 मिनट में लीकेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वहीं अगर गुड्स रहे, यहाँ पर दिया हुआ है गुड्स रहे, तो इसमें 25 हो जाता है, 0.25 से ज्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है 64 में कि गुड स्टॉक में एयर प्रेशर की लीकेज जो है कितना किलोग्राम वर्ग सेमी प्रति मिनट तक अनुमेय है, मतलब वो अनुमति है, तो 0.25 से ज्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए प्रति मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड। ठीक है। कहीं कहीं ये भी पूछ देगा कि 60 सेकंड में कितना होना चाहिए, तो हो जाएगा आपको 0.25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या करें कि एलएचबी कोच के एक सिरे पर ब्रेक पाइप और एयर होज की संख्या कितना होता है। ठीक है। एयर होज की संख्या कितना होता है, चलिए देखते हैं। बीएलसी कोच में एक सिरे पर ब्रेक पाइप एयर होज की संख्या कितना। देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझा दें कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक गाड़ी है। ठीक है। आप लोग जब गाड़ी में सफर करते हुएगा या आप लोग वर्कशॉप या अपने शेड में जब काम करते हुएगा, तो देखिएगा काला काला पाइप जो एयर होज जो होता है यहाँ पर दोनों साइड में लटका हुआ रहता है। ठीक है। तो एक होता है बीपी का, अर्थात दोनों साइड में यह होता है बीपी का, और एक होता है एफपी का। ठीक है। एफपी का। ठीक है। तो दोनों अगर एक सिरा पर अगर ये कहे कि एयर होज की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 2 है एक सिरे पर, और दोनों सिरों पर अगर पूछ दे, दोनों सिरों मिला करके मतलब तो इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी, टोटल कितना हो जाएगा 4, एयर होज की संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रेक पाइप की एयर होज की संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो ब्रेक पाइप एयर होज की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 2, लेकिन ये जो है गलत है। ठीक है। यहाँ पर एक सिरा की बात किया गया है ना, तो एक सिरा पर बीपी जो है ब्रेक पाइप का, यहाँ पर ब्रेक पाइप की बात कर रहा है, तो यहाँ एक ही है ना, एक जो है ब्रेक पाइप का है और एक फीड पाइप का, तो एक सिरा पर ब्रेक पाइप जो है एक ही होगा। ठीक है। अगर ये पूछता कि एक सिरा पर एयर होज की संख्या में बीपी और एफपी इंडिकेट नहीं किया रहता, तब हम वहां पर 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बीपी जो है लिखा हुआ है, बीपी ब्रेक पाइप का एक ही होगा। ठीक है। उसी प्रकार एलएचबी हो या आईसीएफ या जो भी है, उसमें जो है एक सिरा पर अगर बीपी का पूछता है तो एक ही होगा, एफपी का पूछेगा तो एक ही होगा, और केवल अगर पूछे कि कितने एयर होज की संख्या एक सिरा पर होता है तब 2 होगा। आप समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कर रहा है कि एएलएचबी कोच के एक सिरे पर फीड पाइप एयर होज की संख्या कितना होती है। देखिए यहाँ भी वही बात आ गया, तो एक सिरा पर फीड पाइप की संख्या इसमें 2 दिया है, जो कि हमारे समझ से यहाँ पर एक ही होना चाहिए। ठीक है, एक ही होना चाहिए, इसलिए कि एक सिरा पर केवल एफपी का पूछ रहा है, मतलब फीड पाइप का पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एएलएचबी कोच में डैश बोगी लगाई गई है। कौन सा बोगी लगाया गया है? तो फिएट लगाया गया है। ठीक है, फिएट जब यहाँ पर लिखा है फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो, इसका फुल फॉर्म होता है, फिएट का फुल फॉर्म होता है फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। ठीक है, तो इसमें एएलएचबी कोच में कौन सा बोगी लगाया गया है? तो फिएट। वहीं अगर आईसीएफ में पूछता, आईसीएफ में ये हो जाता BMBC, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, इसमें बोगी लगाया जाता है BMBC। और एएलएचबी में अगर पूछता है तो फिएट हो जाएगा। 68 नंबर में देखते हैं कि एएलएचबी कोच में डैश सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो किस कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो टाइट लॉक, मतलब कि CBC सेंटर बफर कपलर टाइट लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टाइट लॉक इसलिए कि उसमें टाइट से लॉक हो जाते हैं और एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एंटी क्लाइंबिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कर रहा है कि एएलएचबी कोच में डैश एएलएचबी कोच में ACP होने के बाद ठीक करने की व्यवस्था कोच के डैश से होती है। ठीक है, एएलएचबी कोच में ACP होने पर, अर्थात अलार्म चैन पुलिंग, ACP का फुल फॉर्म हो गया अलार्म चैन पुलिंग, जब हो जाती है तो उसको ठीक कहाँ से करेंगे? तो अंदर से करेंगे। ठीक है, अंदर से करेंगे। और वहीं अगर ICF रहता तो इन पैनल से हो जाता। ठीक है, इन पैनल से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की संख्या कितना होता है? मतलब कि CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की संख्या कितना होता है? तो यह 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बाथरूम होते हैं, तो चारों में जो है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगा होता है, जो कि अभी जो है बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। CDTS को अब हटा दिया गया है। ठीक है, अगर CDTS की अगर हम बात करते हैं तो CDTS जो पहले लगा रहता था, और गाड़ी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड पकड़ लेता था, तो ऑटोमेटिक जो है वह जो भी मलमूत्र जो भी है वो डिस्चार्ज हो जाता था, मतलब कि बाहर गिर जाता था। लेकिन अब बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग करके उसमें पानी और गैस के रूप में उस सबको निकाल दिया जाता है। ठीक है, याद हो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच में ACP होने पर BP प्रेशर में डैश mm छिद्र से हवा बाहर निकलती है। देखिए एएलएचबी अगर कोच है, उसमें अगर ACP हो जाता है तो उसका जो है 19 mm, उसका पाइप का जो छिद्र जो होता है 19 mm होता है, उससे जो है BP का प्रेशर बाहर निकलता है। वहीं अगर ICF रहता तो इसमें जाता 8 mm। 8 mm ये भी पूछा है कि चोक दाया उसका कितना होता है, तो 19 mm, ICF में 8 mm। ठीक है, तो याद रखिएगा ICF में 8 mm उस पाइप का व्यास होता है छिद्र का, जिससे हवा बाहर निकलती है, और AHV में 19 mm का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच में ACP आइसोलेटिंग कॉक कोच के डैश में लगी होती है। देखिए ये आइसोलेटिंग कॉक की अब बात कर रहा है। आइसोलेटिंग कॉक कहाँ लगी होती है? तो अंडर फ्रेम में। ठीक है, आइसोलेटिंग कॉक एएलएचबी में अंडर फ्रेम में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेक सिलेंडरों की संख्या 8 होती है। ये तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि एक बोगी में 2 चक्के होते हैं। ठीक है, 2 चक्का होता है। ठीक है, और प्रत्येक एक्सल पर 2 डिस्क लगे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक एक्सल पर 2 डिस्क लगे होते हैं, तो प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो एक बोगी में जो है 4 डिस्क लगे हैं, तो 4 डिस्क है तो निश्चित है कि 4 गो सिलेंडर हो जाएगा, और एक कोच में जो है 2 बोगी लगा रहता है, तो 4 दूना 8 ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि आपको समझ गए होइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच में डैश प्रकार के ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जा गया है। एएलएचबी कोच में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर दे रहा है डिस्क, मतलब कि इसमें क्या है कि एक्सल माउंटेन डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं ये भी मिलेगा ट्विन पाइप एक्सल माउंटेन डिस्क ब्रेक सिस्टम, ठीक है, का प्रयोग किया गया है एएलएचबी कोच में। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से अच्छे मन लगाकर पढ़िए और अपना जेई का तैयारी कीजिए। और पीडीएफ जो है अच्छे, जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो वीडियो को रोक करके अपना एक नोट्स बनाएं, नोट्स बना करके तब उसको पढ़े तो अच्छा रहेगा।
तथा पीडीएफ अगर लेने का इच्छा है तो पीडीएफ ले लीजिए और ले करके तब उसको पढ़ाई कीजिए और अपना से नोट्स जरूर बनाइए। लेकिन हमारे कर्मचारी भाई जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि परीक्षा आएगा तो उस वक्त पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन जब परीक्षा मुंह पर आ जाती है तो लोग छटपटाने लगते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, उसका सही ढंग से जो है मतलब कि उसमें ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि शब्द का प्रयोग मुंह पर लाने में, ऐसे याद करने में, पढ़ने में कठिनाई होता है, तो फिर उसे याद कैसे होगा, उसको समझने में 6 महीना लग जाता है। इसलिए उसको पहले से तैयार करना चाहिए। कहावत है कि अगर गाड़ी जो है स्टेशन पर आ जाए तब नहीं ना हम रूम से निकलेंगे, अगर रूम से निकलेंगे गाड़ी स्टेशन पर मौजूद है, जाएंगे तब तक खुल जाएगी। इसलिए पहले से तैयार कीजिए, ठीक है। जब भी आपको मतलब कि परीक्षा की सूचना मिले कि हाँ परीक्षा होने वाला है, उसी दिन से शुरू कर दीजिए, ठीक है, चाहे वो परीक्षा जब हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच की अधिकतम गति कितना होता है। तो एलएचबी का अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर निर्धारित किया गया है, ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित किया गया है, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके जो है 200 किलोमीटर तक हम चला सकते हैं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड तक हम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 160 किलोमीटर ही निर्धारित किया गया है, ठीक है। वहीं आईसीएफ जो है उसकी अनुमति 100, यहाँ पर लिख देते हैं आईसीएफ का 110 किलोमीटर तक ही अनुमति है, ठीक है, लेकिन इसको जो है 130 किलोमीटर तक हम चला सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं, लेकिन अनुमति कितना है 110 किलोमीटर, और एलएचबी का 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में सीबीसी ऑपरेटिंग हैंडल अनावश्यक घूमने से बचने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसका देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एलएचबी कोच में सीबीसी ऑपरेटिंग हैंडल को, देखिए ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक रूप से घूमने के लिए, बचने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो मैनुअल ऑन कपल का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम यानी अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मैनुअल ऑन कपल का प्रयोग किया जाता है अनावश्यक रूप से ऑपरेटिंग हैंडल को घूमने से बचने के लिए, ठीक है, ठीक है। हमने एक वीडियो में 50 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं, जो 25 से शुरू किया था, यहाँ पर 75 तक मैंने 76 तक मैंने कर दिया। इसके बाद के वीडियो में मैं इससे आगे का बनाऊंगा। यह वीडियो कैसे लगा आप लोग को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन दबा दे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग को यह पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आप लोग को इस पीडीएफ को पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ पा सकते हैं, जो एलडीसी जेईई एडब्ल्यूएम तथा हेल्पर सेट टेक्नीशियन के प्रमोशन या 25% के कोटा के अंतर्गत जो होता है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल। और इसके अंतर्गत जो है इस माध्यम से, इस चैनल से, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स चैनल से आप लोग सभी के सभी वीडियो आप लोग प्राप्त कर सकते, मतलब कि पीडीएफ, जैसे कि आईसीएफ, एलएचबी, डेमू, मेमू, डी एंड एआर, और जिसमें मैं रेलवे 1948, आचरण नियम 1966 तथा आप लोग आईटीआई से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछता है केवल मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो है फिटर, बेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर या वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन है सभी का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मशीनिस्ट से ज़्यादा करके अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो मशीनिस्ट का भी यहाँ पर सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, जितने भी मशीन है उस सभी का यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को गेस क्वेश्चन भी मिलेगा और परीक्षा के समय क्रैश कोर्स गेस क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, और अच्छे से अच्छे आप लोग को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पीडीएफ प्राप्त करें, और हर एक संडे को संडे आप लोग को फ्री में टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है, जिससे अच्छा से अच्छा तैयारी आप लोग को हो सके। लेकिन उसी का मतलब कि टेस्ट कराया जाएगा जो पीडीएफ लेगा, ठीक है, फ्री में एकदम टेस्ट उसका लिया जाएगा, ठीक है। मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, और 75 के बाद मैं अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, ठीक है। यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।